जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 13 जिसका नाम है शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षण या प्रशिक्षण जो भी होता है उसमें कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे लोग को देखा जाता है कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, या इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सब कैसे हेल्प करते हैं शिक्षण में, प्रशिक्षण में और निगरानी रखने में। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सब जगह ऐसी जगह एग्ज़ाम होना चाहिए जहाँ पे सीसीटीवी हो, तो ये सब मॉनिटरिंग प्रणाली है कि उससे मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि कहाँ पे कैसा एग्ज़ाम हो रहा है एक जगह बैठे बैठे। ठीक है, कहीं दूर पे भी आदमी बैठा है तो वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकता है कि किस स्कूल में किस क्लासरूम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये देख सकता है आदमी। तो ये सब चीज़ों पर आज हम लोग देखेंगे, यही चैप्टर है, और ये भी देखेंगे कि ये सिस्टम से छात्रों को कितना लाभ होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर करें। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से वो लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी दें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शैली से, अब आप लोग तो समझ गए हैं कि शैली क्या होता है, तो अच्छी शैली से पढ़ाएँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग का चैप्टर 3 है शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉल ई हाफमैन ने इंटरनेट या अंतर्जाल, देखिए इंटरनेट का हिंदी नाम है अंतर्जाल। ठीक है, तो हम जब कभी भी इंटरनेट शब्द का यूज करेंगे आप समझिए कि अंतर्जाल बोल रहे हैं, या क्वेश्चन पेपर में अंतर्जाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंतर्जाल का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट को किस प्रकार परिभाषित किया है, पॉल ई हाफमैन ने किस प्रकार परिभाषित किया है, तो देखिए उनके हिसाब से इंटरनेट वह स्थान होता है जहां सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं और व्यक्तियों से मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट वह स्थान है जहाँ पे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से हम सूचना ले सकते हैं या सूचना दे सकते हैं, सूचना प्रवाह उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट से क्या है, हम लोग सूचना मिलता है, और जैसे मान लीजिए वेबसाइट पे जो सूचना अपलोड कर रहा है तो वो सूचना देता है, और व्यक्तियों से मिल भी सकते हैं। जैसे चैटिंग वगैरह के थ्रू आप लोग बात करके उनसे मिल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ उनको हम फेसबुक पर मिले हुए हैं, इस टाइप से मतलब वो मिल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सबसे अधिक तीव्र गति और कम व्यय का कौन सा साधन है। मतलब कोई भी सूचना का आदान प्रदान करना है, जैसे मान लीजिए कि 5000 बच्चों का लिस्ट है और हमें भेजना है यहाँ से, मान लीजिए कहीं दूर कोलकाता भेजना है या बंगलोर भेजना है या लंदन भेजना है, कहीं भी भेजना है, विदिन ए मिनट आप भेज सकते हैं, विदिन ए मिनट का विदिन ए सेकेंड भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फास्ट काम होता है और कम खर्च में। जैसे मान लीजिए 1 MB का फाइल है तो 1 MB डेटा जाएगा, 1 से 2 MB जाएगा। ठीक है, तो कम खर्च में ज़्यादा फास्ट तरीके से हम भेज सकते हैं कोई भी सूचना या कोई भी डेटा को। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, शिक्षण के क्षेत्र में इंटरनेट बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी क्यों है, मतलब बहुत उपयोगी क्यों है, उपयोगी तो है लेकिन क्यों है। देखिए, यह विद्यालयों, पुस्तकालयों, संस्थानों, व्यक्तियों तथा अन्य को एक दूसरे के साथ सूचनाओं के विस्तृत साधनों के साथ जोड़ता है। मतलब ये कई विद्यालयों को एक साथ जोड़ लेता है, कई पुस्तकालयों को एक साथ जोड़ लेता है, कई सूचनाओं को, मतलब हर चीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। हम बैठे बैठे यहाँ से किसी भी विद्यालय के बारे में सूचना ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी विद्यालय, किसी भी पुस्तकालय, कहीं से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं एक जगह बैठे बैठे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, TCP तथा IP का पूरा नाम क्या है। ये TCP और IP एक टर्म है, अभी इसमें यूज होगा। इसका पूरा नाम है, TCP का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब कोई भी चीज़ ट्रांसमिशन हो रहा है उसका कंट्रोल कैसे करना है उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स होता है लिस्ट ऑफ रूल्स, मतलब कैसे कैसे उस पर काम करना है, उस हिसाब से उसमें कैसे कैसे कंट्रोल होना है, डेटा को करना है, तो वो चीज़ को एक लिस्ट बना हुआ है कि उसी के तहत उसमें काम होगा। या IP, TCP को IP भी बोलते हैं। IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी प्रोटोकॉल है, मतलब एक रूल है कि किस चीज़ को कब क्या करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, ये सब रूल है कोई भी चीज़ का इंटरनेट पे काम करने का
तरीका है जो कोई अगर इसके थ्रू जुड़ रहा है, कोई सिस्टम अगर जुड़ रहा है, भाई सिस्टम ही जुड़ेगा ना, हम तो सिस्टम को देखते हैं समझते हैं, बट सिस्टम इंटरनेट से जुड़ता है, हम इंटरनेट से नहीं जुड़ते हैं, सिस्टम इंटरनेट से जुड़ता है और हम सिस्टम का यूज करते हैं और हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सिस्टम उस रूल को फॉलो करेगा, कभी भी जो कुछ भी उसमें रूल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं TCP/IP क्या होता है। अगला क्वेश्चन है भाई होता क्या है ये। तो यह इंटरनेट का कुछ विशेष नियम का समूह है। देखिए विशेष नियम का समूह है, मतलब कुछ पार्टिकुलर रूल्स हैं इसमें, जिसके अंतर्गत सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब आपस में जितने कंप्यूटर जुड़े हैं उन सबको उस नियम का फॉलो करना है। ठीक है, उस नियम को फॉलो करेंगे और वही नियम का जो लिस्ट है उसी को बोलते हैं TCP या IP भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कितने प्रकार के कंप्यूटर लगे होते हैं। ये नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, तो उसमें कंप्यूटरों का प्रकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राहक, दूसरा होता है सर्वर। ग्राहक और सर्वर, ग्राहक क्या होता है, सूचना को लेता है, सर्वर जहाँ से सूचना लेता है, ग्राहक जहाँ से सूचना लेता है वो होता है सर्वर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ग्राहक हुए, तो आप लोग सूचना ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, और हम यहाँ से सूचना किसको दे रहे हैं, यूट्यूब को दे रहे हैं। तो यूट्यूब एक सर्वर हो गया, और सर्वर से हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं। ठीक है, तो हमने सर्वर को दिया, सर्वर को दिया डेटा, और सर्वर से आपके पास गया। जैसे कोई मेल किया आपको, Gmail पे किया, तो मेल का जो डेटा है वो सर्वर पे गया, किसके, गूगल के सर्वर पे, क्योंकि गूगल का ही Gmail है। ठीक है, और Gmail के सर्वर से फिर आपने जैसे उस ईमेल को खोला, जो भी उसमें सूचना थी वो गूगल के सर्वर से आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो जो बीच में मीडिएटर होता है वो होता है सर्वर, जिससे क्लाइंट जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट होता है, ग्राहक होता है, और दूसरा सर्वर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए विशेषता क्या क्या है। इंटरनेट में आंकड़ों की भारी संख्या को खोजने में पूर्ण योग्यता होती है। मतलब कुछ भी डेटा सर्च करना है, इंटरनेट में डाल दो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, आपको 100% आप उसमें से सर्च करके छाट सकते हैं कि भाई किसी के बारे में, तो उसमें बहुत आसानी होती है। ऐसे विदाउट इंटरनेट आपको सर्च करना हो तो ये बुक जाओ, वो बुक देखो, कितना आदमी बुक रखेगा, घर पे 2 4 5 रखोगे, वहाँ तो हज़ारों बुक का कलेक्शन है। लाइब्रेरी में जाओ, तो लाइब्रेरी में जाओगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें भी एक लिमिटेड ही बुक होंगे, वहाँ भी टाइम कितना लगेगा, सबको देखना पढ़ना फिर छाँट के बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, भारी संख्या के आंकड़ों में खोजने में बहुत सहायता करता है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी डेटा खोजने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा, यह तीव्र गति से सूचना का आदान प्रदान करता है। ये इसमें क्या है, तीव्र गति, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि ये तीव्र गति से सूचना का आदान प्रदान करता है। तीसरा है इसमें कम खर्च लगता है, बेसिकली कम खर्च लगेगा। 1 MB का फाइल है, 100 बच्चों का लिस्ट है, 1 MB में काम हो गया। ठीक है, कम खर्च लगता है। शोध के उद्देश्य से यह अच्छा है। देखिए शोध का मतलब होता है रिसर्च के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम कुछ जिस बारे में रिसर्च करना है उसके हर एक पहलू को बारीकी से देखना होता है, और इंटरनेट पे हम सर्च करके हर एक पहलू को बारीकी से देख सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है दूर दूर रहकर भी संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। समझने वाली बात है, दूर दूर रहकर, जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, कोई एक ए दिल्ली में है और B बंगलोर में है, वो दोनों लोग मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट पे अगर काम करें तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कोई एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो अपना लॉगिन करेगा तो उस फाइल पे काम करेगा, उसी फाइल को दूसरा वाला भी जो बंगलोर में बैठा है उसको एक्सेस कर सकता है अपने लॉगिन से। तो दोनों लोग संयुक्त रूप से एक ही फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपना अपना उसमें जो भी योगदान है कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तब दूर दूर रह के भी संयुक्त रूप से वो लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षण और अधिगम के लिए इंटरनेट एवं कंप्यूटर का क्या उपयोग है। मतलब शिक्षण पढ़ाने के लिए, अधिगम यानी सीखने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का क्या उपयोग है, क्या ज़रूरत है, यानी उपयोगी, इसका उपयोगिता क्या है। देखिए क्या उपयोगिता, सूचना संप्रेषण तकनीकी में कंप्यूटर का वेबसाइट, ईमेल, मैसेज आदि उपयोग किए। मतलब सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का वेबसाइट, ईमेल, मैसेज करके आदमी उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, कहीं भी सूचना, जैसे मान लीजिए हम आपको सूचना देना चाहें कि शाम को आज लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, तो एक हम मैसेज डाल देंगे, आपके पास जितने सब्सक्राइबर है मेरे, उनके पास तुरंत जो अगर बेल आइकन दबाए होंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आज शाम को क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। तो सूचना का आदान प्रदान देखिए कितना तेज़ हो गया। वैसे हम हज़ारों बच्चों को थोड़ी सूचित कर पाएंगे, कितना को फ़ोन कर पाएंगे, या कितने को हम मैसेज कर पाएंगे, या कितने को हम इन्फॉर्म कर पाएंगे। इससे क्या है, सबके पास नोटिफिकेशन क्या है, सब लोग खोल के देख लिए यहाँ आज शाम को। मतलब ये एक एग्जाम्पल बताया, ऐसा नहीं कि आज शाम को 5 बजे इंतज़ार करना कि सर आप बोले थे लाइव क्लास लेने के लिए।
ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो ये क्या है, सूचना का आदान प्रदान तेज़ी से करता है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ जैसे यूट्यूब पर लोड किए वीडियो, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत हज़ारों लोग एक्सेस करने लगेंगे और देखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसका बहुत उपयोग हो रहा है शिक्षण और अधिगम में। शिक्षण के लिए मतलब मेरे लिए भी है, तुरंत हज़ारों बच्चों के पास हमारा वीडियो चला गया, और आप लोग के लिए भी कि तुरंत वीडियो आते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया, जो लोग भी फ्री होते हैं अपना देखना चालू कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट आपस में जुड़े हुए लिंक अनेक व्यक्तियों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। मतलब वेबसाइट एक ऐसा पेज है जो उसमें बहुत सारे लिंक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दैनिक जागरण का वेबसाइट है, तो दैनिक जागरण में बहुत सारे लिंक हैं, हर एक न्यूज़ का एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक डिटेल खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हर एक में बहुत सारे लिंक वाले पेज को वेबसाइट कहते हैं। वहाँ बहुत सारा लिंक रहेगा, उस पर आप अपना इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, सूचना भी रहेगा और लिंक भी रहेगा, और जिस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब उन सबों का समूह है। ठीक है, और जो लिंक पे क्लिक करने के बाद जो खुलता है वो वेब पेज कहलाता है, कि इस वेब पेज पे लिंक, और जो लिंक होता है उस लिंक को URL कहते हैं। अभी आएगा URL, ठीक है, आ गया। URL किसे कहते हैं? ये किसी विशेष पेज या फाइल का एड्रेस है। मतलब किसी विशेष फाइल या पेज का जो लिंक होता है ना, लिंक वही एड्रेस होता है। उस लिंक पे, उस एड्रेस पे केवल और केवल वही फाइल है। ठीक है ना, जैसे आपका कोई एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे अगर कोई लेटर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा ना कि आपको पड़ोसी को मिलेगा या आपके दोस्त को मिलेगा। तो वैसे ही ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है। इस एड्रेस पे कोई भी जो भी फाइल अपलोड होगा उस पर वही खुलेगा। या आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपका एक एड्रेस है। उस ईमेल आईडी पे कोई भी मेल आएगा तो आप ही के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें यूनिक होती है। URL हुआ, ईमेल आईडी हुआ, उसमें कहीं स्पेस नहीं होता और कहीं दोबारा उसका डुप्लीकेट नहीं होता। ये यूनिक होता है। जैसे आपका ईमेल आईडी है ना, उसी नाम से कोई दूसरा चाहे कि ईमेल आईडी बना ले, नहीं बनेगा उसी सर्वर पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए abc@gmail.com है, तो abc@gmail.com और किसी का हो ही नहीं सकता। वो बनाएगा अगर तो बोल देगा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कृपया दूसरा ट्राई करें। ठीक है, इसीलिए लोग कुछ नंबर दे देते हैं कि श्याम कुमार 1 2 3 और ऐसे, तो इसीलिए नंबर लोग देते हैं ताकि वो यूनिक हो जाए। ठीक है, और वो एड्रेस केवल आपका हो गया, उस पर कोई भी सूचना आएगी तो केवल आप तक ही मिलेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 11, वेबसाइट का क्या महत्व है, कि महत्व क्या होता है? वेबसाइट पर हर प्रकार की जानकारी, सूचना उपलब्ध होती है, बिल्कुल उपलब्ध होती है। जैसे मान लीजिए DDU का वेबसाइट है, ठीक है, DDU गोरखपुर का, तो उसमें हर तरह की सूचना है। जैसे बीएड का एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, तो सब उस पर दिया रहता है। ठीक है, तो आप उस पर जाकर मतलब जो भी वहाँ से अपलोड होगा यूनिवर्सिटी से, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। दूसरा क्या है, वेबसाइट पर कुछ लिंक होते हैं जो प्रस्तुत विषय वस्तु का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने में सहायक होते हैं। और वेबसाइट पे कुछ लिंक भी दिया रहता है। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि टाइम टेबल अगर आ गया तो उस वेबसाइट पे उस टाइम टेबल का लिंक दे देंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम में टाइम टेबल डाउनलोड हो जाएगा, और फिर उसको देख के खोल के देख सकते हैं कि कब मेरा कैसा एग्जाम है, कैसे कब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उस वेबसाइट पे हर चीज़ उपलब्ध रहता है रिटन फॉर्म में। ठीक है, अगला है ईमेल का अर्थ क्या है? तो ई होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मतलब जो पहले चिट्ठी आता था लिफाफे में, अब वो चीज़ सिस्टम का ही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आजकल कॉल लेटर ईमेल पे आ जाता है, पहले क्या है डाक से आता था घर पे बाई पोस्ट। अब उसी चीज़ का ये एडवांस रूप हो गया जो कि बहुत फास्ट विदिन ए सेकंड काम करता है। ठीक है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1-2 दिन पहले मेल पे एडमिट कार्ड आ जाता है, उस पर जाके अपना एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल से क्या होता है? देखिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल से क्या होता है? यह एक ऐसी प्रणाली है, मतलब ईमेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से लिखित संदेश, फाइल, डॉक्यूमेंट आदि का आदान प्रदान होता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से कोई भी रिटन फॉर्म में फाइल या डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान होता है। यहाँ से हम कुछ भी फाइल आपको भेज सकते हैं, आप लोग हमें भेज सकते हैं, तो अगर ईमेल आईडी है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वर किसे कहते हैं? तो सर्वर का जिस कंप्यूटर द्वारा ईमेल डेटा सुविधा प्राप्त होता है, मतलब जिस कंप्यूटर से हम ईमेल का जो भी डेटा है प्राप्त करते हैं, वह सर्वर कहलाता है। जैसे हम यहाँ से आपको कोई फाइल भेजें जीमेल के थ्रू, तो गूगल के सर्वर पे वो फाइल चला गया। जैसे आप वो ईमेल खोलेंगे आपके पास मेल में आ जाएगा कि फंडामेंटल गुरुजी की तरफ से आपको
ये मेल आया, मैसेज आया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सर्वर से उस चीज़ को डाउनलोड करेगा। ठीक है, कभी क्या आप सुने होंगे कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं, नेट चल रहा है लेकिन सर्वर नहीं काम कर रहा है। पर्टिकुलर अगर मान लीजिए गूगल का सर्वर बैठ गया, नहीं चल रहा है, तो फिर आपका गूगल से रिलेटेड जो भी उस सर्वर से रिलेटेड काम है वो नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा वहाँ से वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर्वर अच्छे से चल रहा है तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राहक या क्लाइंट किसे कहते हैं? तो जिस कंप्यूटर पर संदेश या डाटा प्राप्त होता है, जैसे हम अगर इंटरनेट से खोल के कोई भी डेटा प्राप्त करते हैं तो हम ग्राहक हो गए या क्लाइंट हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल की उपयोगिता क्या है? क्या क्या ईमेल की उपयोगिता है? पहला पॉइंट है संदेश का तुरंत आदान प्रदान, बिल्कुल आप समझ गए, फास्ट आदान प्रदान हो गए। अगला पॉइंट है विषय वस्तु के साथ साथ तस्वीरें भी भेज सकते हैं, बिल्कुल, मतलब अगर चाहे कि हम अपने इमेज के साथ आपको भेज दे कोई डाटा तो मेरा फ़ोटो भी रहेगा और डेटा भी चला जाएगा, तो तस्वीरें भी भेजी जा सकती है, ऑडियो वीडियो क्लिप भी भेजा जा सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट है कि इतने लिमिट के अंदर ही आपको, शायद 25 MB है, 25 MB से ज़्यादा ईमेल से नहीं भेज सकते, तो उसके अंदर आप कुछ भी डेटा भेज सकते हैं, चाहे तस्वीर हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो फाइल। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है सुरक्षित वार्तालाप संभव है, मतलब वार्तालाप भी सुरक्षित है, जो भी बात करेंगे ना एकदम तीसरा आदमी नहीं जान पाएगा। जैसे हमने आपको मेल किया कि कल एग्जाम होना है, आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, तो ये केवल आप जानेंगे और हम जानेंगे, तीसरा नहीं जान पाएगा, जब तक कि आप ना किसी को बताएं या हम किसी को ना बताएं। बीच में और कोई हैक, मतलब बीच में और किसी के पास ये डेटा नहीं जा रहा है, हैक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हैकर तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी डेटा ले सकते हैं, उस तो चोर हो गए ना, हैकर मीन्स होता है चोर, चुरा लेना। ठीक है, तो अलग ही चीज़ हो गया, मतलब तीसरे आदमी को जानकारी नहीं होगा ऑफिशियली। ठीक है, जब तक कि आप ना बताएं और हम ना बताएं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हुआ, हम भेजे, आपके पास गया, आप देख लें। ठीक, अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम में इंटरनेट का क्या क्या प्रयोग होता है, मतलब शिक्षण में अब इंटरनेट का क्या क्या प्रयोग है। देखिए इसमें पॉइंट है अद्यतन जानकारी हेतु शोध कार्य में सहायक रूप होता है, मतलब कोई भी जानकारी हेतु कोई भी अननोन चीज़ों को हमें जानना है तो उसे रिसर्च करना आएगा, तो उसके बारे में फिर इंटरनेट की बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ हम परचेज करके देख के नहीं समझ सकते और जाके नहीं देख सकते। अगर हमें जानना है कि अमेज़न के जंगलों में क्या चल रहा है अभी, तो क्या है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उसके बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, देख लेंगे कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे आज के डेट में। आज के डेट मतलब कोई ना कोई 2-4-10 दिन का वीडियो डाला ही होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कैसा क्या माहौल है, 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले का कोई डेटा डाला होगा तो वो भी दिख सकता है। ठीक है, इससे क्या है, हम कोई भी चीज़ के बारे में रिसर्च करके देख के जान सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण में, मतलब शिक्षक को प्रशिक्षण में कोई भी टीचर है उसका ट्रेनिंग देना है तो उसमें भी इंटरनेट के थ्रू, जैसे मान लीजिए दिल्ली से CBSE बोले कि आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, सभी टीचर ऑनलाइन रहेंगे, तो ऑनलाइन आ गए सभी लोगों को प्रशिक्षण दे दिया तो सबको मिल जाएगा एक ही बार में। अगला पॉइंट है शिक्षण नीतियों के संचालन में, शिक्षण नीतियों के संचालन, मान लीजिए शिक्षण नीति कुछ भी है, जैसे कि टीचर को इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है कुछ, तो वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा देगा, उससे मॉनिटरिंग होता रहेगा कौन सा शिक्षक कितने बजे आया, कितने बजे गया। ठीक है, या तो CCTV लगा रहेगा, या तो बहुत जगह पंचिंग मशीन लगा रहता है, ऐसे पंच करेंगे अपना फिंगर पंच करेंगे, आपका अटेंडेंस हो जाएगा, डेट टाइम और एग्जैक्ट सेकंड के साथ नोट कर लेगा वो, और सर्वर पे लोड कर देगा, वहाँ का जो प्रिंसिपल है या जो भी अधिकारी है उसके रिलेटेड, तो उस चेक कर सकता है कौन सा टीचर कितने बजे आया है स्कूल। ठीक है, तो संचालन में हो जाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम का उचित वातावरण निर्माण करने में, शिक्षण अधिगम का उचित वातावरण निर्माण करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ किसी मशीन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो उस मशीन का एक एनिमेटेड वीडियो आपके सामने प्ले कर देंगे, आप जान जाएंगे कि ये चीज़, ये पार्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे काम कर रहा है, जैसे कोई 3D मशीन है ऐसे घूम रहा है, तो आपको अगर बताना है तो वीडियो के रूप में दिखा सकते हैं कि ये देखिए ऐसे कर रहा है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वो नहीं रहेगा तो ऐसे विजुअलाइजेशन करके ऐसे मन ही मन में नहीं बता सकते, लेकिन वो सामने दिख जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अलग अलग दूर स्थानों पर बैठे हुए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सहायता से परिचर्चा करना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग बैठे 2 या 2 से अधिक आदमी जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, कोई चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है,
अगला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम कब और कहाँ हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन हम पूछे थे, आप बहुत ज़्यादा लोग आप लोग गलत आंसर दिए थे। ये क्वेश्चन हम तीसरा वीडियो जो है वो पेपर 1 पार्ट 2 के नाम से है, MCQ पेपर 1 पार्ट 2, उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत लोग गलत जवाब दे रहे हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम अमेरिका में हुआ था और 1960 में हुआ था। ठीक है, ज़्यादातर लोग 1975 लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। ये एग्जैक्ट कि अमेरिका में हुआ था और 1960 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रहा है, इसमें आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा और बीएड को तो पार लगाएगा ही, ये सब्जेक्ट तो उसका है ही, लेकिन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। ठीक है, बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बीएड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और टेट और सीटेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके यूज का भी चीज़ है। आप लोग हमेशा बिना, कोई ऐसा है नहीं जो बिना मोबाइल का यूज करता हो जिसमें इंटरनेट ना होते, इंटरनेट वगैरह से सब लोग वाकिफ़ हैं, तो उसी के बारे में ये सब पूरा चैप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार से परिचालित है। कितने प्रकार से परिचालित है मतलब कितने प्रकार से होता है। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब केवल बात होगा, केवल हम जो बोल रहे हैं आपके पास पहुँचेगा, आप जो बोल रहे हैं मेरे पास पहुँचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब हम जो बोल रहे हैं सुनाई भी देगा और हम आपको डायरेक्ट देख भी सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स जैसे ईमेल वगैरह आ रहा है, हम मेल कर दिए, आपको मेल मिल गया, फिर आपको जब फुर्सत मिला आप मेल देखे, उसका रिप्लाई कर दिया, फिर हमें वो मेल आ गया उसी टाइम, बट हमको जब फुर्सत मिला हम देखेंगे तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो वो जो मैसेज है तो वो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, मैसेजिंग सिस्टम, जो मैसेज कर दिए, मैसेज आपको रिसीव हो गया, लेकिन जब आप फुर्सत मिले आप देखें। लेकिन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, दोनों लोग को लाइव होना जरूरी है, सामने सामने दोनों लोग रहेंगे तो ही ये कॉन्फ्रेंसिंग होगा। ये नहीं कि हम बोल दिए फिर आप जब फुर्सत मिला आप सुनेंगे, दोनों लोग को लाइव होना जरूरी है, दोनों लोग आपस में सामने सामने रहेंगे तभी ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। लेकिन कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में, मैसेजिंग में कोई ज़रूरी नहीं है दोनों लोग को ऑनलाइन हो। हम यहाँ से मेल कर दिया कि कल एग्ज़ाम है तैयारी कर लेना, पता चला आप ऑनलाइन नहीं है, 2 घंटे बाद ऑनलाइन हुए, आपको उसी टाइम मेल दिखेगा कि 2 घंटा पहले का मेल आया हुआ है, कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसमें आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑफलाइन भी रहेंगे तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, जब आप ऑनलाइन आएंगे तब आपको वो मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करना, केवल बातचीत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब संवाद के साथ साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ये हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या महत्व है, मतलब इसका क्या क्या महत्व है, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका। यह विधि अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, बिल्कुल कम खर्चा होता है इसमें, जो इंटरनेट का डेटा है वही थोड़ा बहुत खर्च होता है। ठीक है, दूर दूर स्थित छात्रों के लिए अधिक उपयोग है, मतलब कोई मान लीजिए कोई दूर तक है, उस छात्रों के लिए अगर पढ़ना है तो वो वीडियो, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए आप हमारे सामने तो है नहीं, हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या इंटरनेट के जरिए हो रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड फॉर्म में, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ से हम रिकॉर्ड किए, आप वहाँ से रिकॉर्डेड चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, अगला है मतलब दूर दूर बैठे बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास भी हम लेते तो आप भी ऑनलाइन रहते तो उस टाइम पढ़ लेते सामने सामने। ठीक, तो ये इसका महत्व है ना। तीसरा क्या है, यह प्रत्यक्ष शिक्षण के समान ही प्रभावी है, मतलब यह प्रत्यक्ष शिक्षण मतलब सामने सामने पढ़ाने की तरह, जैसे आपको भी फील हो रहा होगा कि हम सामने सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो उसी की तरह ये प्रभावी है। हमको भी ऐसा लग रहा है कि सामने सामने हम पढ़ा रहे हैं किसी को, आपको भी ऐसा लगेगा कि सामने सामने हम पढ़ रहे हैं किसी से, तो ये प्रत्यक्ष शिक्षण के समान ही प्रभावी है। अगला है, इस विधि के द्वारा संस्था के बाहर अध्ययन केंद्रों को सरलता से संपर्क बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इस विधि के द्वारा क्या है, संस्था के बाहर कहीं दूसरा कहीं स्टडी सेंटर है तो वहाँ भी अगर किसी को टीचिंग देना है, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देंगे, एक जगह टीचर पढ़ाएगा और 5 स्कूलों में उसका प्रसारण कर देंगे, तो 5 जगह वो चीज़ें दिखेगी। ठीक है, अगला है, इस प्रणाली में तुरंत फीडबैक देना संभव है, मतलब तुरंत
फीडबैक दे सकते हैं ना, जैसे हम सामने सामने देख रहे हैं, तुरंत आपको कुछ दिक्कत होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सर हमको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, तुरंत आप फीडबैक डाल देते हैं, टाइप करते हैं सर थोड़ा सा तेज़ बोलिए, आ जाता है मेरे पास कि हाँ फीडबैक मिल गया है। तो हम उसी से अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि जितना हो सके अच्छा से तेज़ बोल सकें। ठीक है, तो ये फीडबैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, बड़ा है और इंटरेस्टिंग है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है क्या होता है, तो इसके द्वारा लिखित सामग्री या रेखा चित्र सेंड कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिखित चीज़, जैसे मेल है, मेल क्या लिखित चीज़ है, रेखा चित्र, मान लीजिए किसी में कोई इमेज को भेजना है, इसको हम प्रेषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या लाभ हैं। देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। पहला लाभ है इसमें ऑनलाइन उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप भी ऑनलाइन रहें हम भी ऑनलाइन रहें तभी होगा। हम जब कभी ऑनलाइन हुए अपना मैटर मेल कर दिया आपको जब फुर्सत मिला आप उस टाइम मेल ऑनलाइन आए, मेरा मैटर देख लिया कि हाँ आपने सर ने 2 घंटा 3 घंटा पहले हमको ये मैसेज किया था, उसको जो आपको उचित लगेगा वो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई जो नहीं है कि सामने सामने तुरंत दोनों लोग एट ए टाइम ही ऑनलाइन रहे। ठीक, अगला पॉइंट है ऑफलाइन रहने पर भी हमें संदेश ईमेल बॉक्स में सुरक्षित हो जाता है। देखिए आप ऑफलाइन है लेकिन आपका जो संदेश है आपके मेल बॉक्स में सुरक्षित हो जाएगा, मेल में आके पड़ा रहेगा। जब आप ऑनलाइन होंगे तो खोल के देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऑफलाइन है तो भी आपका मेल आपके मेल बॉक्स में चला गया, कहाँ पे, सर्वर पे चला गया। जब आप खोलेंगे तो सर्वर से जैसे आपका कनेक्शन होगा, मोबाइल रिफ्रेश करेंगे वो आप में भी शो करने लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे देखकर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मतलब सुविधा के अनुसार जब हमको फुर्सत मिलेगा, दिन में रात में सुबह शाम जब भी मिलेगा फुर्सत होकर उसको देख सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शैक्षिक निहितार्थ या लाभ क्या क्या है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शैक्षिक निहितार्थ या लाभ क्या है, उसका लाभ क्या है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों में रुचि, कल्पना शक्ति, जिज्ञासा इत्यादि में वृद्धि होता है। बिल्कुल वृद्धि होगा क्योंकि वो सामने सामने और अधिक सीखते हैं, क्योंकि उनको जो मन में जिज्ञासा वही चीज़ सर्च किया वही चीज़ पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा जिज्ञासा होगा तभी आदमी सर्च करेगा तभी उसको सीख लेगा, तो जल्दी सीख लेगा। जो अंदर शिक्षा होती है तो कोई चीज़ सीख लेता है, कोई भी चीज़ आदमी जल्दी सीखता है। अंदर शिक्षा नहीं रहेगी, कोई डांट के बैठ के पढ़ाएगा कि बैठो पढ़ो, तो फिर नहीं सीख पाएंगे। उसको बस दिखावे में रह जाएंगे कि हम सामने वाला देख सके कि हम पढ़ रहे हैं, मन में कुछ नहीं, मन में तो कुछ और चल रहा होगा कि यार बहुत खड़ूस है, हमको बार बार पढ़ने के लिए बोलता है। ठीक है, अगला है पॉइंट, इसके माध्यम से छात्र विशेष मतलब जो छात्र विशेष शिक्षण से संपर्क में रहकर लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब कोई भी विशेष शिक्षण है, जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर आपको चैप्टर मान लीजिए आपको पेपर 1 का चैप्टर 3 पढ़ना है केवल, तो आप चैप्टर 1 3 सर्च करेंगे, चैप्टर 1 3 का वीडियो अलग से बना हुआ, उस चीज़ को आप देख के सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या कोई भी विशेष चीज़ के बारे में पढ़ना, जैसे आपको जानना है कि एरोप्लेन कैसे काम करता है, सर्च किए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एरोप्लेन, कैसे काम करता है उसको दिखाएगा, बहुत सारे वीडियो आएंगे, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए जो देखना है देख लीजिए। मतलब किसी विशेष चीज़ को आप आराम से उसमें देख सकते हैं जब आपको इच्छा हो जैसी। ठीक है, अगला पॉइंट है इस माध्यम से विशेष, ठीक है, शिक्षक से संपर्क में अच्छा विशेष शिक्षक से भी, जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है कि हम इसी शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ के पढ़ सकता है, चाहे वो शिक्षक उस टाइम लंदन में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे बंगलोर में हो, उस शिक्षक से आप कनेक्ट होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सामने रहेगा तभी, तो ये सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल गुरुजी चैनल से, आप लोगों को कुछ भी पढ़ना हो तो तुरंत आप लोग मतलब बीएड से रिलेटेड जो सेकंड ईयर का है पढ़ ले रहे हैं ना। किसी को लग रहा है कि नहीं हमें सर से ही पढ़ना है तो पढ़ ले रहा है, जबकि हम उनको सामने से देख नहीं रहे हैं, उनको जान नहीं रहे हैं, फिर भी वो लोग अपना जो भी जिज्ञासा है वो उसके हिसाब से पढ़ के अपना देख ले रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग में विषय विशेष के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच विचारों ज्ञान कौशल के आदान प्रदान के लिए स्रोत खोल दिए। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में जो पार्टिकुलर विषय वस्तु के हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके बीच अपने सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। उनका मेल आईडी कहीं से मिलेगा, मेल कर दिया कि हाँ सर ये चीज़ हम इस चीज़ के छात्र हैं और हमसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको थोड़ा सा हेल्प, तो जैसा भी होगा वो दोनों लोगों के बीच संवाद स्थापित हो जाएगा और दोनों लोग की इच्छा के हिसाब से वो लोग आपस में सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से ऑडियो वीडियो एवं कंप्यूटर से एक दूसरे के पूरक
मतलब ये ऑडियो वीडियो एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये हम PDF डालें तो PDF के रिलेटेड हम वीडियो भी बना दिए, तो PDF और वीडियो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड। केवल कोई PDF पढ़ेगा तो बहुत कम बच्चे को समझ में आएगा, केवल कोई वीडियो देखेगा तो उसको भी हो सकता है कि ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन अगर दोनों आ गया तो और अच्छे से समझ में आ रहा है। जब किसी को मन है केवल हम PDF से देखें तो PDF देख रीड कर सकता है, जब किसी को लगता है कि नहीं हम वीडियो देखें, वीडियो से देख के रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ये इसके पूरक है एक दूसरे के, यही सब ये लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की क्या क्या सीमाएँ हैं, मतलब इसकी कमियाँ क्या क्या हैं। कमी यह है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जिसको अगर मोबाइल चलाना नहीं आएगा, कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान होने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया। भाई जब जिसको ज्ञान होगा वही करेगा ना, जिसको ज्ञान नहीं हो नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह एक महंगी प्रणाली है। महंगी इसलिए है, डेटा सेंड करना सस्ता था, लेकिन महंगा इसलिए कि इसके साथ जो इक्विपमेंट लगे हैं वो परचेज करना पड़ेगा। जब सब इक्विपमेंट है तब ये सस्ता हो जाएगा डेटा भेजना, सूचना भेजना लेना। जैसे हम बताया कि डेटा सूचना भेजना सस्ता है, तो सूचना भेजना तो सस्ता है, लेकिन सूचना भेजने के लिए जो सेटअप स्थापित किए हैं वो एक खर्चीला है। जैसे मोबाइल खरीदना, इंटरनेट रिचार्ज कराना, ये सब चीज़ें। और ये सब हर विद्यालय में, कोई जरूरी नहीं है कि इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, सब जगह हो। तो ये कठिनाई है, मतलब ये कमियाँ हैं खर्चीला होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28 है ई लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ई लर्निंग में अब आगे ई लर्निंग, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से जो लर्निंग हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सीखना ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 है रोजनबर्ग ने ई लर्निंग को कैसे परिभाषित किया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोजनबर्ग के अनुसार ई लर्निंग की क्या परिभाषा है। देखिए उन्होंने क्या दिया था परिभाषा, ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकी के ऐसे उपयोग से है जिसमें विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनके द्वारा ज्ञान और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। मतलब इंटरनेट और तकनीकी के उपयोग से बहुत से रास्ते खुल जाते हैं जिससे हमको बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, ये है रोजनबर्ग का ई लर्निंग की परिभाषा। क्वेश्चन 30 है ई लर्निंग की क्या क्या विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएँ क्या क्या हैं, ये विशेषताओं को देखते हैं। पहला विशेषता है इस प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन एवं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो सकती है। मतलब फेस टू फेस, सामने सामने। जैसे हम आपको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप हमको देखेंगे और आप भी पढ़ें, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो या ऑनलाइन अगर क्लास होता है, हम भी ऑनलाइन होते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन होते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो इससे थोड़ा सा अच्छे से ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, छात्र और शिक्षक के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगा। दूसरा ई लर्निंग का फ़ायदा है कि इंटरनेट आधारित संप्रेषण सेवाओं जैसे ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो वीडियो ये सब जो भी कॉन्फ्रेंसिंग है सब ई लर्निंग के ही तहत आता है। अगला पॉइंट है ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत शिक्षा से काफ़ी सस्ती तथा प्रभावी है। देखिए सेटअप खर्चीला है, लेकिन जब एक बार सेटअप लग गया तो उसके बाद पढ़ाई सस्ता हो गया। केवल मोबाइल रिचार्ज करिए और रिचार्ज कराते ही हैं लोग, बस उसका फ़ायदा है कि पढ़ाई कर ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेटा सर्च किए या वीडियो सर्च किए, देख रहे हैं, उसके बारे में सीख गए। LED बल्ब फ्यूज हो गया, देख लिए कैसे LED बल्ब को रिपेयर करते हैं, आगे आओ उसको रिपेयर करके घर पे ही सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत शिक्षा से काफ़ी सस्ती तथा प्रभावी है। मतलब परंपरागत शिक्षा जो है, जैसे क्लास में जाना, बैठना, पढ़ना, फिर आना, ये काफ़ी हेक्टिक होता था। बारिश हो रहा है या लॉकडाउन हो गया तो उसमें जाना आना संभव नहीं था, लेकिन क्या है अब घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो उससे वही ऑनलाइन पढ़ाई को ही ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग के थ्रू काफ़ी आसान हो गया। अगला पॉइंट है इस प्रणाली का प्रयोग विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए करते हैं। स्टाफ को प्रशिक्षण, मान लीजिए कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई है, मुंबई से वहाँ बैठे वहाँ के एक्सपर्ट किसी को बुलाया, वहाँ से ट्रेनिंग दे दी। इंडिया में जितने भी रिलेटेड उनके एम्प्लॉय हैं उनको प्रशिक्षण दे दिया एक जगह से बैठे बैठे। तो सभी ई लर्निंग के फ़ायदे हैं। अगला क्वेश्चन है 31 ई लर्निंग में कौन कौन से उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपकरण और तकनीक का प्रयोग, मतलब वो चीज़ होगा तभी ई लर्निंग कर सकते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो होना ही पड़ेगा। जैसे हार्डवेयर हो गया मोबाइल या कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हो गया इसमें जो ऐप इंस्टॉल है, जैसे यूट्यूब इंस्टॉल है या गूगल मीट इंस्टॉल है, जो भी इंस्टॉल है वो सब सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हार्डवेयर से कनेक्टिविटी बनाएगा, उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद ईमेल चैटिंग, ये जो ईमेल की सुविधा है, चैटिंग की सुविधा है। एनिमेशन सिमुलेशन, एनिमेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों का वीडियो एनिमेट करके बनाया जा सकता है, जैसे कार्टून वगैरह है सब एनिमेटेड होता है।
ठीक है। वो रियल में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे टॉम एंड जेरी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनको एनिमेटेड करके बनाया गया है कार्टून की तरह से, उसको कार्टून बोलते हैं, ठीक है। अगला है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि, मतलब वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है तो उसको भी ई लर्निंग, वो भी ई लर्निंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, ई लर्निंग की शैली कितने प्रकार की है, मतलब किस प्रकार से शैली मतलब पढ़ाने का टेक्निक, क्या टेक्निक है, क्या स्टाइल है ई लर्निंग की। तो दो तरह का स्टाइल होता है, एक एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली और दूसरा होता है सिंक्रोनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप, हम पढ़ा के रिकॉर्ड कर दिए और आप उसको सुन रहे हैं, केवल देख रहे हैं, तो ये हो गया एसिंक्रोनस, मतलब आप केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं बस, और इसका कुछ नहीं। और दूसरा है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में दोनों लोग ऑनलाइन होंगे, सामने सामने दोनों लोग होंगे ऑनलाइन होके, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कोई डाउट हुआ वो पूछ रहे हैं, टीचर उनका डाउट उसी टाइम क्लियर कर रहा है, ये हो गया सिंक्रोनस, ठीक। ये सिंक्रोनस मतलब ये पढ़ा के अपना चला गया, फिर बच्चा आया अपना वो सुन रहा है, ठीक है। मतलब टीचर आया यहाँ पढ़ाया, जो भी पढ़ा रहा है सर्वर पे सेंड कर दिया, जैसे हम ऐसे डेटा स्टोर करके से यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, जब आपको फुर्सत मिला आप आए इसको पढ़ रहे हैं, पढ़े, आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप उसको बाद में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम तो नहीं पूछे ना। तो एसिंक्रोनस मतलब एट ए टाइम दोनों लोग ऑनलाइन नहीं रहेंगे, और सिंक्रोनस का मतलब एट ए टाइम दोनों लोग ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन टीचिंग होगी, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा, बच्चे वहाँ देख रहे होंगे, सब लाइव चलता रहेगा। तो लाइव क्लास को बोलेंगे सिंक्रोनस, और जो लाइव क्लास नहीं है वो एसिंक्रोनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसिंक्रोनस, अच्छा देखिए आगे, एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली क्या है। तो इसमें संप्रेषण शिक्षक एवं छात्र दोनों साथ उपस्थित नहीं होते, मतलब दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते, शिक्षक पढ़ा के चला गया, बाद में छात्र उसको पढ़ रहा है, देख रहा है। दूसरा है अध्ययन सामग्री पहले से ही वेब पेज पे लोड कर दी जाती है, मतलब कोई भी चीज़ है पहले से वेब पेज पे लोड कर दिया गया, जैसे हम यूट्यूब पे पहले से लोड कर दिए ये वीडियो, आप लोग को जब फुर्सत मिला के देख लिए, तो ये हो गया एसिंक्रोनस। और सिंक्रोनस में क्या होता है, इस संप्रेषण शैली में अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों एक ही निश्चित समय में इंटरनेट पर ऑनलाइन रहते हैं, मतलब 4 बजे क्लास है तो 4 बजे आप भी ऑनलाइन रहेंगे, 4 बजे हम भी ऑनलाइन रहेंगे, तब पढ़ाएंगे सिंक्रोनस। जो 4 बजे ऑनलाइन नहीं रहेगा उसमें वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो हो गया सिंक्रोनस, मतलब दोनों ऑनलाइन रहेंगे तभी होगा पढ़ाई, सिंक्रोनस में ही है, ठीक है। इस संप्रेषण शैली में अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही एक निश्चित समय विशेष में इंटरनेट पर ऑनलाइन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ई लर्निंग की क्या क्या उपयोगिता है। उपयोगिता देखिए क्या क्या है। इसमें विद्यार्थी अधिगम करने के लिए एक ही विषय वस्तु को बार बार देख सकता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं डाउट हुआ, इस वीडियो को 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, तो ये ई लर्निंग की उपयोगिता है, ठीक है। सिंक्रोनस में आप बार बार नहीं देख सकते, टीचर पढ़ा के चला गया, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर यूट्यूब पे लोड हो गया फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है जो छात्र परंपरागत शिक्षण में प्रक्रिया में नहीं जुड़ पाते वो ई लर्निंग से शिक्षा प्राप्त हो सकते। तब ई लर्निंग के ये भी एक लाभ है कि अगर हम परंपरागत शिक्षा, जैसे स्कूल में परंपरागत शिक्षा जो होती थी, स्कूल में बच्चे जाते थे आते थे, लेकिन आज के डेट में क्या नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी उनका शिक्षा हो रहा है ना, तो वही है ई लर्निंग। नहीं जा पाते रहे हैं फिर भी वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो हो गया ई लर्निंग। नहीं आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है सब ई लर्निंग के तहत आएगा। तीसरा है ई लर्निंग से मूल्यांकन कार्य भी किया जा सकता है, ई लर्निंग से मूल्यांकन कार्य भी हो जाता है। ई लर्निंग में क्वेश्चन आप गूगल डॉक पे क्वेश्चन सेट कर दिए, टीचर और बच्चे उसको आंसर दिया, तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, सही जवाब, सही गलत, ठीक है। तो मूल्यांकन भी हो सकता है। क्वेश्चन 36 देखते हैं, ई लर्निंग की क्या क्या सीमाएँ हैं। देखिए इस कमी हर चीज़ में, ई लर्निंग की क्या क्या कमियाँ हैं। पहला कमी है इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए कंप्यूटर इंटरनेट होना जरूरी है, मतलब शिक्षक के और छात्र, जैसे मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है तो हम ई लर्निंग नहीं करा सकते, ठीक है। और आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप भी ई लर्निंग नहीं कर सकते। कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है छात्र तथा शिक्षक दोनों को इंटरनेट में प्रशिक्षण होना जरूरी है, और दोनों को इंटरनेट और प्रशिक्षण आना चाहिए कि कैसे इंटरनेट चलाते हैं, कैसे इंटरनेट का यूज करते हैं, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अधिगम। तो इसका मतलब है कि मिश्रित अधिगम वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र पाठ्यक्रम का कुछ अंश डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं तथा शेष परंपरागत शिक्षण के रूप में पढ़ते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऑनलाइन पढ़ लिए और कुछ पार्ट ऑफलाइन पढ़ लिए, यही है मिश्रित। मिश्रित का हो गया मतलब 2 चीज़ों का मिश्रण, कुछ चीज़ें ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑफलाइन पढ़ लिए, हो गया, ठीक है। तो यह है मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग।
ठीक है, अगला देखते हैं सेल्फ ब्लेंड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सेल्फ ब्लेंड क्या होता है। सेल्फ ब्लेंड मतलब खुद से ही मिश्रित शिक्षण पढ़ना। मतलब इस प्रारूप में छात्र स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि वो कक्ष मतलब क्लासरूम में अध्ययन करेंगे या ऑनलाइन डिजिटल रूप में पढ़ेंगे। मतलब खुद से वो डिसाइड करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, तो सेल्फ ब्लेंड हो गया। 39 क्वेश्चन है ऑनलाइन ड्राइव क्या होता है। ऑनलाइन ड्राइव का मतलब होता है इस प्रारूप में छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन में पढ़ते हैं। जैसे आजकल संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, तो ये ऑनलाइन ड्राइव हो गया। ठीक है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं होगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शिक्षक की सहायता दी जाती है और जहाँ भी ज़रूरत होगा, जहाँ भी डाउट होगा तो लोग एक दिन टीचर डाउट क्लास ले लेकर तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन ड्राइव। क्वेश्चन 40 है मिश्रित अधिगम प्रणाली से क्या क्या लाभ है। मिश्रित अधिगम प्रणाली से क्या क्या लाभ है, मतलब ब्लेंडेड सिस्टम से क्या क्या लाभ है। पहला, ये प्रणाली छात्र केंद्रित होता है। मतलब छात्र का जब जैसे अभी बताएं, छात्र की मन मर्जी है कि अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है कि डिजिटल रूप से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से तो ये छात्र केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित हो गया। दूसरा, छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर सेल्फ ब्लेंडेड कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ ब्लेंड बताया अभी, तो अगर सेल्फ ब्लेंडेड कर रहे हैं तो खुद से पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि हाँ समझ में आएगा, जो आंसर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा सही है, फिर वो आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो अपने खुद से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रणाली में परंपरागत शिक्षण से कम खर्च आता है और इसमें कम खर्च आता है परंपरागत शिक्षण से, जाना आना ये उन सब चीज़ों से यहाँ राहत रहती है, खर्चा कम आता है। ठीक है, शिक्षण में, स्टेटअप में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 41 देखते हैं स्मार्ट क्लास क्या होता है। स्मार्ट क्लास शिक्षण की नवीनतम संकल्पना है जिसमें कि अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों को अधिगम कराया जाता है। मतलब यह एक नवीनतम शिक्षण विधि है जिसमें अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों का, मतलब ये सब जो चीज़ें इंटरनेट वगैरह थ्रू ये सब चीज़ें जो पढ़ाई होती है, ये सब माने नवीनतम चीज़ों से द्वारा उनको अधिगम कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट क्लास। उसमें इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड इत्यादि सब रहते हैं, कंप्यूटर, ये सब रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, उसी को स्मार्ट क्लास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्मार्ट क्लास की क्या क्या सीमाएँ हैं, इसका क्या क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन, स्मार्ट क्लास का प्रबंधन काफ़ी खर्चीला होता है। भाई हर चीज़ महंगा आता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, राउटर, जितने चीज़ें सब महंगे आते हैं। और दूसरा पॉइंट है शिक्षक को तकनीक और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए और उसमें वही शिक्षक पढ़ा सकता है जिसको इस सब तकनीक का ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए जो चौक डस्टर से पढ़ा रहा है बोर्ड पे, अगर उसको स्मार्ट बोर्ड के बारे में नहीं मालूम है तो उसको स्मार्ट बोर्ड पर दे दिया जाए पढ़ाने के लिए तो नहीं पढ़ा पाएगा। वो चौक डस्टर से पढ़ाया है तो उसमें ना चौक है ना डस्टर है, उसमें एक प्लास्टिक का पेन रहेगा, उसी से लिखना है और ऐसे हाथ से ऐसे कर देंगे तो मिटने लगेगा। तो उनको ये सब चीज़ का ट्रेनिंग होना चाहिए तब वो पढ़ा पाएंगे, तो सभी टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे बिना ट्रेनिंग के। अगला पॉइंट है ज़्यादा खर्चीला होने की वजह से सभी छात्रों को प्रतिदिन पढ़ाना संभव नहीं। देखिए हर स्कूल में कोई जो नहीं है कि सारा क्लास स्मार्ट हो, क्योंकि ये ज़्यादा खर्चीला है, तो सभी बच्चों को डेली नहीं पढ़ाया जाता है। एक दो क्लासरूम होता है जो स्मार्ट होता है, किसी दिन किसी को, किसी दिन किसी को, ऐसे करके पढ़ाई होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, टीवी का पूरा नाम क्या है। CCTV आप लोग सुनेंगे, इसका नाम है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। टीवी से टेलीविज़न, CC से क्लोज सर्किट। अगला क्वेश्चन है CCTV की विशेषता क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। इसके प्रयोग से अनुदेशन का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है, मतलब निगरानी करना बढ़ जाता है। कम लोग में ज़्यादा निगरानी हो पाएगा। एक लोग मॉनिटर के सामने बैठा है, वहाँ 10 जगह का फुटेज आ रहा है, देख रहा है बैठे बैठे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, मेन गेट पे क्या हो रहा है, क्लास 1 में क्या हो रहा है, क्लास 2 में क्या हो रहा है, क्लास 10 में क्या हो रहा है, बैठे बैठे एक जगह से मॉनिटरिंग हो जाता है। अगला पॉइंट है विद्यालयों में जिन प्रक्रियाओं का प्रदर्शन सभी छात्र एक साथ नहीं देख पाते हैं उनको इसके माध्यम से एक साथ दिखाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 5 जगह कोई 5 तरह का प्रोग्राम हो रहा है और सभी बच्चों को दिखाना है और वहाँ पे जगह कम है, सब बच्चे इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, CCTV लगा दिए, CCTV का फुटेज लगा देंगे, देखो कमरा 1 में ये चल रहा है, कमरा 2 में ये चल रहा है, ऐसे एक ही जगह बैठा के सारे एक्टिविटी को बच्चों को दिखाया जा सकता है CCTV की मदद से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक और पॉइंट है, अच्छे शिक्षकों का पाठ प्रदर्शन कर इसके माध्यम से कई कक्षाओं तथा अन्य विद्यालयों तक पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए कोई अच्छा टीचर है जिसको हम बाहर से मान लीजिए बुलाए यहाँ या स्कूल में ही है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कई विद्यालयों तक पहुंचा सकते हैं। बात कर लिए कि भाई हम एक टीचर, अच्छा टीचर बुला रहे हैं, अगर आप लोग चाहिए तो बताइए, तो उसके क्या CCTV लगा देंगे वहाँ और वहाँ से कई स्कूलों में वहाँ से ट्रांसमिट कर देंगे। अगला पॉइंट है CCTV की क्या क्या सीमाएँ हैं। देखिए इसकी क्या क्या सीमाएँ हैं। यह संप्रेषण एकांगी होता है, मतलब 1 वे होगा, टीचर से उधर पढ़ाता जाएगा, बच्चा यहाँ बैठ के सुनता रहेगा, बस कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि उधर से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इधर से जा नहीं रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है
छात्र अपनी कठिनाई नहीं पूछ पाएंगे। भाई कैसे पूछ पाएंगे, शिक्षक वहाँ बैठ के पढ़ा रहा है वहाँ और छात्र यहाँ केवल देख रहा है, तो अपने कैसे पूछ सकते हैं। ठीक। तीसरा है शिक्षक छात्र का पारस्परिक संपर्क नहीं हो पाता, संपर्क नहीं हो पाएगा। और इसमें ज्ञानात्मक पक्ष केवल हो पाता है, मतलब जो टीचर अपना ज्ञान है वही दे पाता है, बच्चों का जो जिज्ञासा होता है वो पूछ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमी हो गई। अगला है पॉइंट, इस योजना में छात्र सुनता रहता है और देखता रहता है परंतु क्रियाशील नहीं होता, मतलब केवल बैठ के देख रहा है, सुन रहा है, कुछ क्रियाशील नहीं रहता है, केवल देख सकता है और सुन सकता है। और अगला पॉइंट है यह खर्चीला होता है। खर्चीला तो है ही, हर जगह CCTV लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, LCD प्रोजेक्टर क्या होता है। तो यह एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जो वीडियो, चित्र और कंप्यूटर डाटा को पर्दे पे प्रक्षेपित करता है। मतलब प्रोजेक्टर क्या है, जो चीज़ मॉनिटर देखते हैं वो उसको बड़े पर्दे पे या बड़े दीवार पे उसको प्रोजेक्ट कर देता है। ठीक है, वही चीज़ बड़ा बड़ा दिखता है तो दूर दूर से लोग देख सकते हैं। एक ही साथ मान लीजिए 1000 लोग को पढ़ाना है तो बड़ा मॉनिटर पे तो इतने ज़्यादा लोग तो देख नहीं पाएंगे, तो उसी को पर्दे पे बड़ा कर दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या क्या विशेषता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यह बृहद समूह शिक्षण में काम है। मतलब ये भी एक तरह का प्रोजेक्टर है, लेकिन जो हम कॉपी पेन पे लिखेंगे ना वो चीज़ प्रोजेक्टर पे दिखाएगा। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे वहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक। छात्र तथा शिक्षक अंतःक्रिया सहज से कर सकते हैं। मतलब छात्र और शिक्षक यहाँ लिख रहा है, छात्र पूछा कि सर ये क्या है, तो वो कॉपी पे लिखेगा और वो चीज़ प्रोजेक्टर पे दिखाएगा। ठीक है, तो अंतःक्रिया हो जाता है। अनुशासन की समस्या नहीं रहती, यहाँ बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं बच्चे, वहाँ प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं, वहाँ सब सिस्टम सही से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाने में। लेजर पॉइंट से श्यामपट्ट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए भाई लेजर पॉइंट जो अपना पेन होता है ना, सिंपल पेन नहीं होता, वो लेजर पॉइंट होता है। लेजर पॉइंट से श्यामपट्ट की तरह उसमें प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो श्यामपट्ट पे लिखते हैं वैसे हम लेजर पॉइंट से कॉपी पे लिखेंगे तो वहाँ दिखेगा। अगला पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा ऐसे लैंप टाइप में होता है, यहाँ टेबल पर रख देते हैं और यहाँ हम लिखते पढ़ते हैं, वही चीज़ वहाँ ट्रांसमिट होता है, वो प्रोजेक्टर पे दिखता है। यहाँ मतलब प्रोजेक्टर पर लेजर पेन से लिखेंगे तो प्रोजेक्टर पे एज ए बोर्ड की तरह दिखाई देगा, उस पर भी लिखता हुआ दिखेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या क्या सीमाएँ हैं। देखिए ये महंगा उपकरण है और विद्युत चलित है, मतलब महंगा है, पैसा ज़्यादा लगेगा, और विद्युत चलित है मतलब विद्युत नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, भाषा प्रयोगशाला क्या होता है। देखिए भाषा प्रयोगशाला, इसमें क्या है, इस प्रयोगशाला में भाषा को सिखाया जाता है। कौन से दूसरे लैंग्वेज को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को फ्रेंच भाषा सीखना है तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा सीखना, मतलब दूसरे देशों के लैंग्वेज को सिखाया जाता है और दूसरे देश से अपने ही देश के किसी अन्य लैंग्वेज को सिखाया जाता है। इस टाइप के प्रयोगशाला होता है जिसमें ये सारा चीज़ सिस्टम लगा होता है। कैसे, तो SS हयास के अनुसार भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष होता है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए होते हैं। मतलब कई सारा का उपकरण होता है जो विदेशी भाषा के बारे में वो पढ़ाएगा और बच्चे उसमें हेडफोन लगा के सुनते रहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट 50, भाषा प्रयोगशाला में कितने अनुभाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो पहला होता है श्रवण कोष्ठ, मतलब बैठ के सुनने की वाला एक जगह होता है, कोष्ठ होता है, वहाँ बैठ के सुन सकते हैं। दूसरा है परामर्शदाता कोष्ठ, एक होता है परामर्शदाता, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उससे जाके आप सलाह ले सकते हैं। तीसरा है नियंत्रण कक्ष, एक है जहाँ से कंट्रोलिंग होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है। अगला पॉइंट है 51, भाषा प्रयोगशाला के क्या क्या लाभ हैं। क्या क्या लाभ है इसमें, छात्र अपनी गति से सीखता है, मतलब उसमें अपना एक बच्चे को एक अपना वो मिल गया हेडफोन, उसमें अपना सुन रहा है, सीख रहा है, रिपीट करके जितना टाइम ले रहा है अपना लेके सीख रहा है, क्लियर हो जाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा, उसके हिसाब से है। ठीक। दूसरा है शब्दों का उच्चारण में सहायता मिलती है, उसमें बोल बोल के बताएगा, तो अगर आप कहीं शब्दों का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं बार बार सुनकर। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्र अभ्यास द्वारा अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है और छात्र में और क्रियाशीलता बढ़ती है। मतलब छात्र अभ्यास द्वारा अभ्यास करके अपनी गलतियों को ठीक कर लेगा, बार बार सुनेगा, अभ्यास होगा, उससे अपनी गलतियों को ठीक कर लेगा और छात्र में क्रियाशीलता बढ़ती है और छात्र एक्टिव रहता है। ठीक है। अगला है भाषा प्रयोगशाला की क्या क्या सीमाएं हैं। भाई इसका भी सीमा है। क्या सीमाएं हैं, छात्र भाषा सिर्फ पढ़ना सीख सकता है, लिखना नहीं। उसमें केवल पढ़ना, भाई सुन रहे हैं तो सुनकर बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करने के लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए पूरा चीज़ें की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है 20 से अधिक छात्र एक समय में कार्य नहीं कर सकते। मतलब 20 छात्र, जैसे जितना वहाँ कोष्ठ बना होगा उतने ही छात्र एक बार में बैठ सकते हैं ना। सबके लिए एक एक अलग से हेडफोन है, तो एक हेडफोन तो 2 लोग लगाएंगे नहीं। 20 लोगों का जनरली एक लैब होगा तो 20 लोग एक साथ सीख सकते हैं। अगर 2 लैब है 20-20 40 बच्चे सीख जाएंगे, मतलब एक साथ में 20 से ज़्यादा लोग नहीं सीख सकते एक प्रयोगशाला में। अगर वो प्रयोगशाला की मान लीजिए स्ट्रेंथ बड़ा है, ज़्यादा है, तो
ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। मतलब एक व्यक्ति के लिए एक बार में एक ही हेडफोन लगा के सीख सकता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल लोग ऐसे लगा के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। यह खर्चीला है भाई, सबके लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक चीज़ों का व्यवस्था करना हो रहा है। विदेशों में जो भाषा सिखाया जाता है उसके लिए विद्वान मिलना कठिन है। जैसे मान लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, तो अब इंडिया में फ्रेंच लैंग्वेज का विद्वान रहेगा, वही तो बता पाएगा, सिखा पाएगा कैसे बोलते सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए विद्वान मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ये इसकी कमी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आप वीडियो को समझ पाए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जितना से जितना हो सके ज़्यादा लोगों को मतलब शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमको एनर्जी मिल सके। एनर्जी मिलेगा तो हम ताकि अपना अगला वीडियो अच्छे से बना सकें। तो आप लोग एनर्जी देते रहिए हमें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।